नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इज़हार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 16 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने 4 नई स्कीमात के लिए मुस्तहिक अफराद की निशानदेही के अमल के आगाज़ के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में 21 जनवरी से ग्राम सभाएं देही सतह के अवामी इजलास मुनक़िद की जाएंगी ताकि इस्तिफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब किया जा सके। ये हिदायत तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ज़िले कलेक्टर्स को दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब खदशात से बचते हुए मुकम्मल शिफाफियत और दियानतदारी के साथ किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्कीमें जैसे कि रेतु भरोसा, राशन कार्ड के इजराई, इंदरमा आत्मिया भरोसा और अंजरमा हाउसिंग स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब करना इंतहाई अहम है। इस मकसद के लिए उन्होंने ज़िले कलेक्टरों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस में भी की ताकि इन स्कीमों के तहत फ़वाइद हासिल करने वाले अफराद के इंतखाब में किसी किस्म की गलती या ताख़ीर न हो। BRS के कारगुज़र सदर के रामाराव फार्मूला ई कार रेस के सिलसिले में जुमेरात को एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED के सामने पेश हुए। रामाराव सुबह 10 बजे अपनी गच्चीबौली रिहायशगाह से निकले और पुलिस की सख्त हिफाजत में बशीरबाग में वाक़ई ED के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान ED ऑफिस के बाहर कशीदगी बढ़ गई क्योंकि बड़ी तादाद में BRS कायदीन और कारकुनान जमा हो गए। उन्होंने सियासी इंतकाम में मुलविस होने पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई। BRS के तर्जुमान मानिक रशंक को मीडिया से बात करने से रोक दिया गया और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। BRS के कई दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। BRS के कारगुज़र सदर सबीक वज़ीर के रामाराव ने इस बात का यादा किया कि तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में फार्मूला ई कार रेस की मेज़बानी बतौर वज़ीर इनके सबसे पसंदीदा फैसलों में से एक है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी रेसर्स और ई मोबिलिटी इंडस्ट्री के लीडरों की जानिब से हैदराबाद की वसी पैमाने पर पजीराई यादगार थी और इन्हें इस मेज़बानी पर फ़ख्र है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी फजूल केस, बेबुनियाद इल्ज़ामात, कीचड़ उछालना या सियासी साजिश का शिकार इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने ऐलान किया कि ब्रांड हैदराबाद हमेशा इनके लिए अहम है। फार्मूला ई ने हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी खेलों के सतह पर बुलंद किया। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी टी हब और रियासती IT मिनिस्ट्री के ताउन से स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए हैदराबाद की नुमाइश में एक इख्तिराई मरकज शुरू करने जा रही है। इसका मकसद स्टार्टअप को अपनी मसनूआत और खिदमात की नुमाइश और अवाम को फ़रोग़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है। इसका इफ्तिताह आज जुमेरात को टी हब के CEO सोजी जागीरदार करेंगे। सऊदी अरब में तेलुगु बरादरी ने मरकजी वज़ीर बराए मदनियात जी किशन रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया, जो मदनियात के मुस्तकबिल पर होने वाले एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे थे। ये कॉन्फ्रेंस रियाद में मुनाकिद हुई। रियाद में चारशंबे की रात मुनाकिदा एक इस्तकबालिया तकरीब में किशन रेड्डी ने कहा कि सऊदी अरब में भारतीय बाशिंदे खासतौर पर तेलुगु कम्युनिटी सिर्फ रोजगार तक महदूद नहीं बल्कि वो तिजारत और सनअत के शोबों में भी तरक्की कर रहे हैं, जो एक खुश आइंद है। तेलंगाना के जिले नलगुंडे के गुरमपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा अंजलि ने हाल ही में दिल्ली में मुनक़िदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस इंटरैक्टिव प्रोग्राम का मकसद तलबा में इम्तिहान से मुतालिक तनाव को कम करना और इनके तालीमी सफ़र के लिए एक माविन माहौल को फ़रोग़ देना है। अंजलि फ़िलहाल मॉडल स्कूल में इंटरमीडिएट के दूसरे साल में पढ़ रही। वो तकरीब के दौरान PM मोदी से मिलने उनसे बातचीत का मौका मिला। तेलंगाना के जगतियाल जिले के मिटपल्ली सब रजिस्ट्रार आसिफुद्दीन और असिस्टेंट डॉक्यूमेंट राइटर आरमूर रवि और ऑफिस के आउटसोर्स सब ऑर्डिनेट रवि कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के तिम्मापुर का रहने वाला संख्य विष्णु, जो एक सरकारी बैंक में मुलाजिम है, ने मेटपल्ली के साईराम कॉलोनी में 266 गज जमीन खरीदी और 28 दिसंबर को सब रजिस्ट्रार में ऑफिस में इसे रजिस्टर करवाया। बददा मार्टगेज दस्तावेजात के लिए दरख्वास्त दी थी। सब रजिस्ट्रार ने मार्टगेज दस्तावेजात देने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत मांगी, जिस पर विष्णु ने 7 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। ACB के अहदेदारों ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया और रिश्वत की रकम जब्त कर ली। तेलंगाना के निर्मल शहर में पतंगबाजी के दौरान 10 साला मोहम्मद हुज़ैफ की मौत हो गई, जो गुलजार मार्केट के रिहायशी थे। बताया जाता है कि चारशंबे की दोपहर 12:30 बजे कदीम सब्जी मार्केट की छत पर पतंगबाजी के दौरान मोहम्मद हुज़ैफ अपना तवाज़ुन खो बैठे और सर के बल नीचे गिर पड़े। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद फराहम की और इन्हें बचाने की कोशिश की, ताहम कामयाब नहीं हुए। डॉक्टरों ने बाद में मोहम्मद हुज़ैफ को मुर्दा करार दिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही ASP राजेश मैना और CA परवीन कुमार गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे। भोंगीर के करीब जुमेरात की सुबह सड़क हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद हलाक हो गए। वरंगल हैदराबाद कौमी शाहरा पर रायगिरी के मुकाम पर एक लारी कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में मां और उसकी बेटी की मौत हो गई। हादसे के नतीजे में 2 दीगर अफराद जख्मी भी हुए। महलिकीन की शिनाख्त महबूबाबाद जिले के केसमुद्रम मंडल के रहने वाले के तौर पर की गई। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक शख्स जिसने नशे की हालत में मुबैना तौर पर घर में एक्वेरियम को नुकसान पहुंचाने की बहस पर अपने वालिद को पत्थर से मार डाला को गिरफ्तार कर लिया गया।
مشتبہ نرسیما 28 سالہ جو شامیر پیٹ کے پدما کالونی کے ایک تعمیراتی مزدور ہے شراب کا عادی ہے۔ پولیس کے مطابق 14 جنوری کو نرسیما کی ماں اور بہن ساڑی کے انتخاب پر جھگڑ رہے تھے کہ اس دوران غلطی سے اس کی ماں کا ہاتھ مچھلی کے ایکویریم پر ٹکرا گیا جس سے وہ گر گیا، اسے نقصان پہنچا۔ اسے ناراض نرسیما نے جو نشے کی حالت میں تھا اس نے اپنی ماں کو گالی دی اور مارا۔ اسے دیکھتے ہی نرسیما کے والد ہنمنت نے مداخلت کی، اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ناراض نرسیما نے گھر میں قریبی جگہ سے ایک اینٹ لی، اس کے والد کے سر پر کئی بار حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ ایک شکایت کی بنیاد پر شامیر پورٹ پولیس نے مقدمہ درج کر کے نرسیما کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد کے جی ڈی مٹلہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ یہ حادثہ دو بائک کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا۔ متوفی کی شناخت 26 سالہ امدیوا ہرشا کے طور پر کی گئی جو آئی ڈی پی ایل چوراہے سے کے ایف سی کے قریب قطب اللہ پور چوراہے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ہرشا یو ٹرن لے رہا تھا جب پون ریڈی نامی شخص کے بائک سے بائک ٹکرا گئی۔ بھارت نیاز سنہتا بی این ایس کی دفعہ 106(1) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور تحقیقات جاری ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ کوئی فرد صرف اس صورت میں سرپنچ، میونسپل کونسلر یا میئر بن سکتا ہے جبکہ اس کے 2 سے زائد بچے ہوں، یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ گرتی ہوئی آبادی کو روک لگا دے گا۔ نائیڈو نے کہا کہ وہ لوگوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے پالیسیاں لائیں گے۔ ایک وقت میں 2 سے زائد بچے والے افراد کو پنچایت انتخابات یا بلدیاتی اداروں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کم تعداد والے بچے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ آپ سرپنچ، میونسپل کونسلر، کارپوریشن کے چیئرمین یا میئر صرف اس صورت میں بنیں گے جب آپ کے 2 سے زائد بچے ہوں۔ انہوں نے حال ہی میں ناروارا پلے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسرو نے جمعرات کو خلائی ڈاکنگ تجربہ اسپارڈیکس کے حصے کے طور پر مصنوعی سیاروں کی ڈاکنگ کا کام کامیابی سے انجام دیا۔ بھارت نے خلائی تاریخ میں اپنا نام درج کر لیا۔ گڈ مارننگ انڈیا اسرو کے اسپارڈیکس مشن نے تاریخی ڈاکنگ کامیابی حاصل کی۔ اس لمحے کا مشاہدہ کرنے پر فخر ہے، اسرو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی۔ مشہور اداکار سیف علی خان کو 16 جنوری کی رات ممبئی میں ان کے گھر میں ایک حملہ آور نے 6 مرتبہ چاقو سے زخمی کیا۔ یہ واقعہ رات 2:30 بجے پیش آیا۔ فی الحال اداکار ممبئی کے لیلاوتی ہاسپٹل میں شریک ہیں۔ ہاسپٹل میں تصدیق کی ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر نیرج اتمانی لیلاوتی ہاسپٹل کی سی او نے بتایا کہ سیف علی خان کی نیورو سرجری مکمل ہو چکی ہے، ان کی پلاسٹک کی سرجری جاری ہے۔ پولیس نے تصدیق کی یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حملہ آور گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیف علی خان کی ٹیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھر میں چوری کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹیم نے میڈیا اور مدعاؤں سے صبر کی اپیل کی اور کہا کہ پولیس کا معاملہ ہے، مزید اپڈیٹ دی جائیں گی۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کی تاریخ کو پرتشٹھا دعواداشی بھارت کے حقیقی آزادی کے دن کے طور پر منایا جانا چاہیے جسے کئی صدیوں تک پارا چکلا دشمنوں کے حملوں کا سامنا رہا۔ بھاگوت نے زور دے کر کہا کہ رام مندر کی تحریک کسی کی مخالفت کے لیے شروع نہیں کی گئی تھی، یہ تحریک بھارت کی ذات کو بیدار کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی تاکہ ملک خود اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے اور دنیا کو راستہ دکھا سکے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجو کھنہ نے جمعرات 16 جنوری 2025 کو سپریم کورٹ کے نئے جج جسٹس کرشنن ونود چندرن کو عہدے کا حلف دلایا۔ جسٹس چندرن پہلے پٹنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ ان کی تقرری نے سپریم کورٹ کی عددی طاقت کو بڑھا کر 33 کر دیا ہے جو مکمل منظور شدہ تعداد سے ایک کم ہے۔ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ایم ایل تہلیانی مہاراشٹر کے مزجوک کے سرپنچ سنتوش دیشمکھ کے وحشیانہ قتل کی تحقیقات کریں گے جس نے ریاست کو ہلا کر رکھ دیا اور ایک سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ بی جے پی کی قیادت والی مایوتی حکومت نے عدالتی تحقیقات کے 2 الگ الگ احکامات جاری کیے، ایک بیڑ اور ایک پربھنی واقعات کے لیے۔ پربھنی میں آئین کی نقل کی بے حرمتی اور قانون کے ایک طالب علم سومناتھ سوریہ ونشی کی پولیس حراست میں موت کے بعد پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود توڑے نے سابق مرکزی وزیر اور این سی پی ایس پی صدر شرد پوار کو یہ کہتے ہوئے نشانہ تنقید بنایا، ملک جانتا ہے کہ ان کے دور میں داؤد جیسے ڈان ممبئی شہر کو چلایا کرتے تھے اور داؤد کے ہیلی کاپٹر آدمی شرد پوار کے ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر توڑے نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے ہندی میں لکھا کہ امیت شاہ کے تعلق سے شرد پوار کا بیان انتہائی نامناسب ہے۔ شرد پوار جی جس تڑی پار کیس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ نے امیت شاہ کو بری کر دیا تھا۔ تہاڑ جیل ذرائع نے بتایا کہ دہلی فسادات کے ملزم طاہر حسین نے جمعرات کی صبح 9:15 کے قریب تہاڑ جیل سے دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ انہیں دہلی پولیس کے سخت حفاظتی احاطے میں جیل سے رہا کیا گیا۔ طاہر حسین جو عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر ہیں کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے 5 فروری کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے مصطفیٰ آباد حلقے سے میدان میں اتارا ہے۔
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें खातून को ऑटो ड्राइवर को बेतहाशा पीटते हुए देखा जा सकता है। इल्जाम है कि वाकया ऑटो के किराए के तनाज़े के बाद पेश आया। ताहम खातून का दावा है कि ड्राइवर ने इनके खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल की, जिस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वीडियो में प्रियांशी पांडे ऑटो ड्राइवर विमलेश कुमार शुक्ला को इसकी सीट से घसीटते और गाली गलौज करते हुए दिखाई देती हैं। ड्राइवर की मन्नत समझत के बावजूद वो इसे मारती रहीं। वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, इंसाफ का मुतालिबा किया। प्रियांशी पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट से कई वीडियोस मंजर आम पर आई। दावा किया जा रहा है कि लड़की ने रील्स बनाने के लिए ड्राइवर को मारा था। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ने जुमेरात को गजा में जंगबंदी के माहे इजराइल और हमास के दरमियान अलगमालियों की रिहाई के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पेशरफ गजा के लिए महफूज और पायदार इंसानी इमदाद की राह हमवार करेगी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम गजा में अलगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के माहे के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि इससे गजा के लोगों को इंसानी इमदाद की एक महफूज और पायदार फ्राहमी होगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सिडनी और आसपास के इलाकों में शदीद तूफान के बाद 1 लाख से ज्यादा घरों से बिजली गुल हो गई। बुध की शाम और जुमेरात की सुबह रियासत में गरज के साथ आने वाले तूफान से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया में बिजली फराहम करने वाली कंपनी आस ग्रिड ने आज सुबह कहा कि तूफान से कुल 1,40,000 सारिफीन मुतासिर हुए और 58,000 घरों और कारोबारी इदारों को बिजली बहाल कर दी गई। इजराइल और हमास के दरमियान अलगमालियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी के हवाले से अहम माहिदा तय पा गया। ज़राए के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म की हमास और इजरायली मुज़ाकराती कमेटी से अलग अलग मुलाकातों के बाद यह माहिदा मुकम्मिल हुआ। इन मुज़ाकरात के नतीजे में गजा में जंगबंदी के अलावा 33 इजरायली अलगमालियों की रिहाई पर भी इत्तेफाक किया गया। क़ब्ल कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि हालिया हफ्तों में फ़रीक़ैन के दरमियान कई पेचीदा मसाइल को हल किया गया और माहिदे के मुजव्विज़ात इजरायली हुकाम और हमास के मुज़ाकरातकारों के हवाले कर दिए गए। इनके मुताबिक दोहा में होने वाली बातचीत अब अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई, जिसके बाद यह माहिदा तय पाया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली इजरायली जारहियत के आगाज़ के बाद से गजा पट्टी में शुहदा की तादाद 46,645 हो गई, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। वज़ारत सेहत ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि जारहियत के आगाज़ से अब तक ज़ख्मियों की तादाद 1,10,012 तक पहुँच गई, जबकि हज़ारों मुतासिरीन अब भी मलबे के नीचे और सरपंगों पर है, क्योंकि काबिज़ इजरायली फ़ौज एम्बुलेंस और शहरी दिफा के अमले को इन तक पहुँचने से रोक रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि काबिज़ फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 4 ख़ानदानों का कत्लेआम किया, जिसके नतीजे में 61 शहरी शहीद और 281 जख्मी हुए। जनूबी अफ्रीका में सोने के कान में दबकर मरने वालों की तादाद बढ़कर 78 हो गई है। साउथ अफ्रीकन पुलिस सर्विस ने बुध को एक बयान जारी करते कहा कि शुमाली मगरबी सूबे में स्टरफोंटन कान से पीर को इमदादी कार्रवाई शुरू होने के बाद से कुल 246 जिंदा बच जाने वालों में 78 लाशों को निकाला जा चुका है। इससे पीएस की कौमी तर्जुमान एथलेंडा मेथिन ने ज़नहुआ को बताया कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि ऑपरेशन बंद कर दिया गया। उन्होंने ये तबसरा इस वक्त किया जब रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रजाकारों ने मीडिया को बताया कि ज़ेर ज़मीन मजीद कोई जिंदा या लाशें नहीं है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।